लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 12। मुस्कुराते लोगों के बीच एक रुआंसी लड़की। उन्नियाल सर की तलाश में भटक रहे राजू को आखिरकार असली वाले उन्नियाल सर मिल ही गए। राजू ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने राजू को आशीर्वाद भी दिया और बिजी हूं का इशारा भी किया। मैं इंतजार कर लूंगा सर, कहकर राजू उनसे थोड़ी ही दूर खड़ा होकर यूनिवर्सिटी के नज़ारे देखने लगा। पता नहीं क्यों और कैसे उसकी नज़र थोड़ी दूर बैठी बबीता पर पड़ी। पता नहीं क्यों राजू सब कुछ भूलकर बबीता को देखने लगा। शायद इसकी वजह बबीता का रोना रही होगी। यूनिवर्सिटी कैंपस में राजू ने अभी तक सिर्फ जोश व उत्साह से भरे युवक युवतियां देखे थे। लगभग सभी हंस रहे थे। जो नहीं हंस रहे थे वे मुस्कुरा रहे थे। कम से कम राजू तो ऐसा ही दिख रहा था। मगर अब उसकी नज़र एक ऐसी युवती पर थी जो कैंटीन जैसी खुशनुमा जगह में बैठी रो रही थी। शायद इसके पास भी मेरी तरह खाने को पैसे नहीं है, यही वो पहला ख्याल था जो कैंटीन में बैठकर रो रही क्यूट सी लड़की को देखकर राजू के मन में आया था। अरे तू पापाजी की बातों पर क्यों ध्यान लगा रही है? दुनिया उतनी नहीं है जितनी पापाजी ने देखी है। इन कुएं के मेंढकों को क्या पता कि समंदर क्या होता है। रोती हुई बबीता ने शबनम की बात को काटते हुए स्पष्ट किया कि वो पापाजी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगी। बबीता को यही लगता था कि उसकी बड़ी बहन को मम्मी जी पापाजी की हर बात में नुक्स ही दिखाई देता था। नहीं बहन, मैं पापाजी की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुझे उनकी समझ का दयारा बता रही हूँ, कहते हुए शबनम ने छोटी बहन का हाथ पकड़कर जताना चाहा कि वो अपने पापाजी से नफरत नहीं करती है। शबनम ने महसूस किया कि बबीता उसकी बातों को नहीं सुनना चाहती। वे समझदार हैं मगर सिर्फ एक छोटे दायरे तक, और मम्मी जी न उन्होंने कभी कॉलेज देखा है न ही कभी दुनिया देखी है। अरे वे तो कभी अकेली सब्जी लेने तक नहीं गईं। तू क्यों उन दोनों की बातों में आकर हिम्मत हार रही है? ये सब कहते हुए शबनम ने अपनी छोटी बहन को निर्भया कांड से उभरी उदासी से बाहर निकालने का प्रयास किया। शबनम की बातों में दिख रहे तर्क एकदम स्पष्ट थे, लिहाजा बबीता जैसी समझदार लड़की उन्हें अनदेखा न कर पाई। ये देखकर शबनम को राहत भी मिली और उसमें जोश का भी संचार हुआ। वो पूरी ऊर्जा से बबीता को वो वास्तविकता दिखाने लगी जो उसके माता पिता ने कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे शबनम के प्रयास रंग लाए और बबीता ने अपने आंसू साफ किए। दूर से देख रहे राजू को ये देखकर बहुत राहत मिली। उसे लगा कि उस गरीब लड़की को सामने बैठी अमीर लड़की ने मदद ऑफर की होगी, इसलिए उस गरीब लड़की ने हिम्मत जुटाकर अपने आंसू साफ किए। जब थोड़ी देर में बबीता हंसने लगी तो राजू भी हंसने लगा। वो उस अनजान लड़की से ठीक वैसे ही कनेक्ट कर गया जैसे प्रतिदिन लाखों अनजान लोग एक दूसरे से बिना किसी ठोस कारण के कनेक्ट कर जाते हैं। जी हाँ, ये भी सहानुभूति का ही किया धरा है। शबनम का मिशन पूरा हो गया। उसने अपनी बहन की वो दुर्दशा नहीं होने दी थी जो उसकी हुई थी। घर चले कहकर शबनम उठकर चल पड़ी। बबीता भी अपनी दीदी के पीछे चल पड़ी। दूर से देख रहे राजू को बबीता का जाना अच्छा न लगा। वो उसे कुछ देर रोकना चाहता था, क्यों? उसे भी नहीं पता। बेटा सौंदर्य दर्शन हो गया हो तो काम की बात कर लें, कहकर उन्नियाल सर ने गरीब राजू को आवारा होने का एहसास करवाया। राजू के असली इरादों से अनजान उन्नियाल सर को यकीन था कि हजारों लड़कों की तरह राजू का भी यूनिवर्सिटी में आने का इकलौता उद्देश्य आवारागर्दी करना ही है। राजू फौरन ही उन्नियाल सर की गलतफहमी दूर करने का प्रयास करने में जुट गया। उधर शबनम बेहद खुश थी। वो वापस जाते हुए एक बार फिर से अपनी छोटी बहन को यूनिवर्सिटी कैंपस दिखा रही थी। पिछली बार वो बबीता को दुखी मन से जता रही थी कि तुझे ये सब देखने को कभी नहीं मिलेगा, जबकि इस बार वो बेहद खुशी से अपनी छोटी बहन को दिखा रही थी कि तुझे ये सब देखने का सुख मिलेगा। अचानक ही शबनम के होठों की मुस्कान सामने से आ रहे एक ग्रुप को देखकर गायब हो गई। उस ग्रुप में से एक बेहद हैंडसम लड़का उसे उदास नजरों से देख रहा था। उस उदास लड़के को देखकर उसका ग्रुप भी उदास हो गया था।
अगले ही क्षण शबनम की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने तुरंत छिपा लिया। प्रशांत यू शुड टॉक टू हर। जैसे ही शबनम के कानों में ये शब्द पड़े, उसने बबीता का हाथ पकड़ा और अपनी रफ्तार यह सोचकर बढ़ा ली कि वो एक सेकंड में उस ग्रुप को क्रॉस कर जाएगी। ग्रुप के दोस्तों व सहेलियों ने बहुत बढ़ावा दिया, मगर प्रशांत सिंघाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शबनम तेजी से प्रशांत के पास से गुजर गई। उसके गुजरते ही प्रशांत की आंखों से आंसू बह निकले। अपने आंसुओं को थामे हुए शबनम तेजी से प्रशांत के ग्रुप को क्रॉस करके गेट की तरफ तेजी से बढ़ते जा रही थी। प्रशांत के ग्रुप को लग रहा था कि शबनम उनसे बहुत दूर चले जाना चाहती है, मगर वास्तविकता ये थी कि शबनम की अंतरात्मा चाह रही थी कि वो लड़का जो कभी उसका प्रेमी था, वो अपना हक जताते हुए शबनम को जाने से जबरन रोक भी ले और अपनी बाहों में भी भर ले। कुछ साल पहले अनुसूचित जाति की शबनम नेगी को बनिया जाति के प्रशांत सिंघाल से प्यार हुआ था। दोनों के बीच का प्यार आज भी ज्यों का त्यों था, फिर भी दोनों दुनियादारी के चलते मजबूर और मूक थे। शबनम अपने प्रशांत के सीने से लगकर अपनी आंखों में कैद उन सब आंसुओं को रिहा कर देना चाहती थी जिन्हें उसने 3.5 साल से कैद करके रखा हुआ था। 3.5 सालों में शबनम एक बार भी नहीं रोई थी। उसे पता था कि अगर वो रो देती तो उसके घरवाले समझ जाएंगे कि उन्होंने शबनम को दोषी होने का एहसास करवा दिया है। शबनम को यकीन था कि उसने प्यार करके कोई गुनाह नहीं किया था। उसे यकीन था कि प्यार में उसने जो भी किया था वह करना उसका कुदरती हक था। लवर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वे दुनिया के सामने सालों साल सख्त बने रह सकते हैं, मगर लव्ड वन के सामने आते ही उनकी सख्ती छूमंतर हो जाती है। प्रशांत को 200 मीटर पीछे छोड़ चुकी शबनम की हालत बहुत खराब थी। उसे एक डर यह भी था कि वह खुद भी प्रशांत के पास जा सकती है। जैसे ही शबनम को अपने मन के इस भाव को समझ आई, वैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। बबीता को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी बहन के मूड को अचानक क्या हो गया था, जो वो बबीता का हाथ ऐसे पकड़कर ले जा रही थी जैसे एक नन्हा बच्चा पूरा जोर लगाकर बकरी को जबरदस्ती खींचता है। थोड़ी ही देर में प्रशांत के ग्रुप से फरदीन नाम एक लड़का तेजी से उनके पास आया और फोन पर बात करता हुआ उतनी ही तेजी से शबनम के साथ साथ चलने लगा जितनी तेजी से शबनम चल रही थी। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, उल्टा मुझे तो इस बात पर गुस्सा आता रहता है कि मैं गलत जाति में पैदा हुआ। अगर मैं तेरी जाति में पैदा होता तो मैं तुझे बहुत पहले ही तेरे घरवालों की कैद से आज़ाद करवा लेता। हाँ, तू फिक्र न कर, मैं खूब पढ़ाई करके अफसर बनूंगा, फिर हक से तुझे ब्याहने आऊंगा। अफसर लड़के को तेरे घरवाले मना नहीं कर पाएंगे, बाकी चिंता मत करना, फरदीन बोला। फरदीन अपने फ़ोन से वो सब सुनकर बोल रहा था जो उसे अपने फ़ोन से प्रशांत बोल रहा था। यूं तो फरदीन ज्यों का त्यों बोल रहा था, फिर भी ज़रा सा फ़र्क था। ये फ़र्क सिर्फ बोलने के अंदाज में था। दूर अकेला खड़ा प्रशांत रोते हुए बोल रहा था, जबकि फरदीन जोशीले अंदाज में बोल रहा था। प्रशांत अपने मन की वे बातें बोल रहा था जो वो कब से शबनम को कहना चाह रहा था, जबकि फरदीन अपने दोस्त का संदेश दोस्त की लवर को देना चाह रहा था। मत करना, मैं ठीक हूँ, तू भी खुश रहना। तू खुश रहेगी तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी, मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे हिम्मत, कहते हुए प्रशांत फूट फूट कर रोने लगा। प्रशांत आगे बोल यार, गेट आ गया, बाद में रो लेना, अभी आगे बोल भाई, फरदीन धीरे से बोला। फिर फरदीन ने गुस्से से पलटकर देखा तो उसे प्रशांत की स्थिति का अंदाजा हो गया। सगाई वाली बात बता दूं? बोल यार, गेट आ गया है, बोल, फरदीन ने प्रशांत को देखते हुए पूछा तो प्रशांत ने हाँ में गर्दन हिला दी। फरदीन खुश होकर डबल जोश में आ गया। और सुन, तेरा खानदान तेरी जितनी भी सगाइयां करवा दे, मैं किसी भी सगाई को शादी में बदलने नहीं दूंगा। फरदीन ने यह बात बेहद खुश होते हुए कही। ऑलमोस्ट रुआंसी हो चुकी शबनम को ये बात सुनकर हंसी आ गई। उसे आज तक शक तो था, मगर अब उसे यकीन हो गया था कि प्रशांत की वजह से उसकी हर मंगनी टूट चुकी थी। शबनम की अब तक कुल 6 सगाइयां टूट चुकी थी। घरवालों ने पूरी शक्ति लगाकर शबनम की पहले साल में 3, दूसरे साल में 2 और तीसरे साल में 1 मंगनी की थी। अधिक दहेज की डिमांड के कारण उसकी एक के बाद सभी मंगनियां टूट चुकी थी।
लगभग 5 महीने पहले ही उसकी आखिरी मंगनी टूटी थी। तभी मम्मी जी ने शबनम को पीटते हुए वो सब कहा था जिससे बबीता को दीदी की पढ़ाई छूटने की असली वजह का पता चला था। बीते 5 महीनों में कोई नया रिश्ता नहीं आया था। अब यदि कोई नया रिश्ता आ भी जाता तो भी शबनम को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि प्रशांत उसके किसी भी रिश्ते को सिरे नहीं लगने देगा। शबनम तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच गई, यानी वो यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच गई। शबनम ने अपने आंसुओं को इसी मंजिल तक रुके रहने का आदेश दिया था। मंजिल आते ही आंसुओं के रुके रहने की समय सीमा समाप्त हुई और वे झरने की तरह बरस पड़े। शबनम यूनिवर्सिटी का गेट पार करके हंसते हुए रोने लगी और काफी देर तक रोती रही। हैरान परेशान बबीता को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हिम्मत बंधाने वाली दीदी क्यों रो रही थी। वो बार बार पूछ रही थी मगर शबनम से कोई जवाब नहीं आ रहा था। गेट पर खड़े युवा वॉचमैन ने भी शबनम से उसके रोने की वजह पूछी मगर वो कुछ न बोली। लगभग 15 मिनट बाद जब राजू वहां से गुजरा तो उसने उसी लड़की को देखा जो उसे कैंटीन में रोते हुए दिखाई पड़ी थी। बबीता को देखने के तुरंत बाद उसकी नज़र बबीता की साथी लड़की पर पड़ी। अंदर ये वाली रो रही थी और बाहर आकर दूसरी वाली रो रही है। मन में कहकर राजू ने 2 बार पलटकर यूनिवर्सिटी की तरफ ऐसे देखा मानो वो यूनिवर्सिटी से पूछ रहा हो कि तुम स्टूडेंट्स को रुलाती हो क्या। यूनिवर्सिटी ने तो जवाब नहीं दिया। गेट पर खड़े युवा वॉचमैन ने कंधे झटकते हुए इशारा किया कि पता नहीं यहाँ कब क्या हो जाता है। राजू ने आंखों से उसे सहमति जताई और आगे बढ़ गया। हालांकि वो बबीता को देखने के लिए वहां रुकना चाहता था मगर उस जैसे जेंटलमैन के पास वहां रुकने की कोई वाजिब वजह नहीं थी। उसके खास दोस्त नशे की कमी पूरा करने के लिए जा चुके थे, इसलिए उसे भी वापस जाना ही पड़ना था। दोनों लड़कियों के बारे में अनायास सोचता हुआ राजू बस स्टॉप पर चला गया। 10 मिनट बाद शबनम बबीता भी वहां आ गईं। शबनम की आंखें अभी भी नम थीं। राजू ये सोच सोचकर टेंशन में था कि मुझे इस लड़की के रोने में वैसा दर्द महसूस क्यों नहीं हो रहा जैसा इसके साथ वाली लड़की के रोने पर महसूस हुआ था। थोड़ी देर में बस आए। तीनों बस में चढ़े तो टिपिकल इंडियन बॉयज की तरह राजू रोमांचित हो उठा। आधे घंटे तक उसने दूर से बबीता को देखा और ख्यालों में उसने अपनी 3 पीढ़ियां तक देख डाली। राजू चौथी पीढ़ी का नामकरण करने ही वाला था कि तभी कंडक्टर ने उसके स्टॉप का नाम बोला। ड्राइवर ने टेम्पररी ब्रेक लगाकर राजू के अरमानों पर परमानेंट ब्रेक लगा दी। कम से कम राजू को तो यही लगा था कि अब वो उस लड़की को फिर कभी नहीं देख पाएगा।